अस्सलाम वालेकुम। GTV से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी। नाजरीन, मास्क पहने, वेंटिलेटर से बचें, एहतियात करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। GTV न्यूज़ अपने नाजरीन समेत पूरी कौम से अपील करता है कि कोरोना SOPs की पासदारी करें, बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करें, घर पर रहें, महफूज रहें, समाजी फासले का भी ख्याल रखें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। दुनिया के लिए आप और आपके प्यारे सिर्फ एदाद शुमार हैं, मगर आपके लिए ज़िंदगी का सासा हैं। ये बहुत ज़रूरी मैसेज है जो आपको फॉलो करना है। खबरों के सिलसिले को बाकायदा आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के मजीद 142 मरीज इंतकाल कर गए हैं। NCOC के मुताबिक कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 17,329 हो गई है। 24 घंटे में 4,487 नए केसेज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की मजमूई केसों की तादाद 8,05,229 हो चुकी है। मुल्क में मुस्बत केसेज की शरह 10.20 रिकॉर्ड की गई है। 24 घंटे में 43,981 टेस्ट किए गए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए NCOC ने ज्यादा मुस्बित शरह वाले शहरों में लॉकडाउन की तजवीज़ दे दी। हतमी फैसला स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। कैम्ब्रिज इम्तहानात के इक़दामात को हतमी शक्ल भी दी गई। पाकिस्तान के तैयार करदा वेंटिलेटर्स कारआमद नहीं है। पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स में 16 में से सिर्फ 4 काम करते हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने धमाकेदार इंकशाफ कर दिया है। शिबली फराज ने तेज़ी से बिगड़ती कोरोना की सूरत हाल पर तशवीश का इजाफा कर दिया है। वफाकी वज़ीर का कहना है कि हुकूमत के पास कोरोना इमरजेंसी के लिए ऑक्सीजन और ज़रूरी ज़ख़ीरा भी मौजूद नहीं है। स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट को हंगामी तौर पर फ़ाल कर सकते हैं, लेकिन उसको फ़ाल करने में मसाइल का सामना है। हमारे पास सच खुद ना मैन्युफैक्चरिंग की कोई ऐसी इंस्टॉलेशंस हैं और ना हमारे पास इसका कोई स्टॉक है। ज़ाहिर है कि हमारी जो कुछ इदारे हैं जिसमें NRTC है और कुछ प्राइवेट 1-2 फर्म्स हैं जो कि वेंटिलेटर्स को बना रही हैं और अभी वो उस मकाम की नहीं है जिसमें कि 16 फंक्शंस होते हैं एक वेंटिलेटर के, जिसमें से जो हमारे जो बने हैं, जो मेरी इत्ला है उसमें तो हमारे जो वेंटिलेटर्स जो बन रहे हैं लोकल लेवल पे वो सिर्फ तकरीबन 4 फंक्शंस को पूरा करते हैं। कराची में कोरोना वायरस की तीसरी लहर शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों की दुकानों पर एक बार फिर माफिया ने ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमत में इजाफा कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर की होलसेल मार्केट और ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। रिजवान आहत खान साइट एरिया के एक ऑक्सीजन फिलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात क्या हैं। रिजवान, आप बताइएगा, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एक मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर जो है उसमें शिद्दत आने के बाद ख़ास तौर पे कराची की बात की जाए तो कराची में शहर भर में जो ऑक्सीजन की सिलेंडर की दुकानें हैं वहाँ पर रेट बढ़ा दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि गैस जो है वो कम आ रही है और जो खपत है वो ज़्यादा है। आज हमने सोचा कि क्यों ना वहाँ चला जाए जहाँ से ये दुकानदार जो है ये गैस लाते हैं, जो शहर में प्लांट लगे हुए हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कारखाने हैं बड़े बड़े। आज हमने रुक किया अगर साइड एरिया के इलाके का, इंडस्ट्री जोन का, और यहाँ पर हम एक फैक्ट्री में मौजूद हैं, एक फिलिंग स्टेशन पे मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात की है तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम प्लांट जो है यहाँ पर ऑन है। नॉर्मल रूटीन के मुताबिक यहाँ पर काम जो है वो जारी है, कोई यहाँ पर काम का लोड नहीं है। अगर यहाँ पर हमारी इस प्लांट पे यहाँ पर लोगों से बात हुई, अफसरान से, इस प्लांट के मालिकान से बात हुई, उनका ये कहना है
कि जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रश नहीं है, नॉर्मल रूटीन के मुताबिक जो सिलेंडर हैं वो आ रहे हैं। हॉस्पिटल्स हों या प्राइवेट सिलेंडर हों, जो 12 महीने की रूटीन है उसके मुताबिक ही सिलेंडर जो हैं वो आ रहे हैं। लाजमी यकीनन एक सवालिया निशान है कि फैक्ट्रीज़ में तो तमाम सूरत हाल नॉर्मल है, एक तो आखिर शहर में जो दुकानें हैं वहाँ पर क्यों रेट बढ़ा दिए गए हैं, क्यों ये तासुर दिया जा रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो महंगी कर दी गई है। हम जिस फैक्ट्री में मौजूद हैं यहाँ पर तमाम रूटीन के मुताबिक काम हो रहा है। यहाँ पर अगर रेट्स की बात की जाए तो नॉर्मल जो रेट्स हैं वही रेट्स हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कोई रेट यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। लेकिन शहर भर की जो दुकानें हैं वहाँ पर अचानक 2 से 3 दिन हो गए हैं तमाम दुकानों पर ऑक्सीजन के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि पीछे से रेट बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम जो फिलिंग स्टेशन हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो अपने 12 महीने के जो रेट्स हैं उसके मुताबिक ही यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो फरोख्त कर रहे हैं। जी, मुल्क भर की तरह कोरोना की तीसरी लहर इस्लामाबाद में भी बेकाबू हो गई है। पिम्स अस्पताल में ओपीडी बंद और इमरजेंसी ऑपरेशंस भी मुअत्तल कर दिए गए। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं साकिब सैयद से। साकिब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 450 के करीब कोरोना के मुस्बत केसेस सामने आए हैं। इसके साथ साथ कोरोना की जो तीसरी लहर है वो बच्चों को भी मुतासर कर रही है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में 3 बच्चे जो हैं कोरोना वायरस की वजह से ज़िंदगी से जो है बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ हम इस वक्त में मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल में, जो कि इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात है ऑक्सीजन के। गुज़श्ता दिनों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो है इमरजेंसी के जो ऑपरेशन है उसको मुअत्तल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ ओपीडी मुकम्मल तौर पर बंद है। इसकी वजह यह है कोरोना की जो तीसरी लहर है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। डॉक्टरों का यही कहना है कि इस्लामाबाद के जो बासी हैं, शहरी है, वो उसको इंतज़ामिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर शहरी जो इंतज़ामिया का साथ देंगे तो कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा। जी, हुकूमत की जानिब से कोयटा में कोरोना की शरह में इजाफे के पेश नज़र वायरस से बच्चों के मुतासिर होने पर स्कूल तो बंद कर दिए गए, मगर बच्चे गली मोहल्लों और रश वाले मुकामात पर घूमते फिरते नजर आ रहे हैं और बच्चों को कोरोना वबा से बचाने के लिए वालिदैन भी इकदाम कर रहे हैं। क्या इकदाम कर रहे हैं ये जानते हैं बुशरा कमर से। बुशरा कमर, आप बताइएगा इस बारे में क्या तफसीलात हैं। जी, बलोचिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में शिद्दत के बाद जो है हुकूमत की जानिब से 1 से 8वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने घरों में रहकर महफूज रह सकें। लेकिन सूरत हाल ये है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी जो है बच्चे दूसरे मोहल्लों में जाकर या दूसरे मोहल्लों से बच्चों को बुलाकर जो है गली मोहल्लों में खेलते कूदते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है कि अब 200 से ज़ायद बच्चे जो हैं उनमें भी कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उनमें इजाफा नज़र आ रहा है। लेकिन इस तीसरी लहर में इंतहाई शिद्दत आने के बावजूद भी जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से जो है बच्चे ज्यादा मुतासर होते नजर आ रहे हैं। इस वक्त भी बच्चे जो हैं वो गली मोहल्लों में सुबह से लेकर शाम तक खेलते रहते हैं और उसके बाद जो अक्सर बच्चे जो है नज़ला जुकाम और बुखार की शिकायत की वजह से घरों में मौजूद भी हैं, जिस पर जो है वालिदैन भी इस बात में तशवीश का शिकार हैं कि स्कूल तो बंद करवा दिए गए, लेकिन इंतजामिया की जानिब से सख्ती ना होने की वजह से बच्चे जो हैं, बच्चे और नौजवान जो है वो गली मोहल्लों में रश की सूरत में नजर आ रहे हैं। जी, सिंध भर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तिजारती और कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। सिंध हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा दाखिला सिंध के अहकामात फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। लॉकडाउन के दौरान कैदियों से मुलाकात पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे बंद होंगे, जबकि शादी हॉल्स, बिजनेस सेंटर्स, एक्सपो हॉल, जिम, ब्यूटी पार्लर्स, स्पा, सिनेमा, थिएटर्स बंद रखे जाएंगे। अहकामात के मुताबिक मज़ारात को मुकम्मल बंद रखा जाएगा। होटल में खाने पीने पर पाबंदी होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। तमाम सरकारी दफातर में 20% मुलाजमीन को बुलाया जाएगा। निजी और वफाकी इदारों में 50 मुलाजमीन को बुलाया जा सकता है। दफातर के औकात 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक के होंगे। तिजारती और कारोबारी मराकज़ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। इस दौरान SOPs पर सख्ती से अमल किया जाएगा।
मीरपुर खास में पाक फौज के दस्तों का जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत के अफसरान के साथ शाम 6 बजे लॉकडाउन के बाद शहर का दौरा किया गया। दौरे के दौरान बगैर मास्क के शहरियों और कारोबारी हजरात, दुकानदारों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद पर भी हिदायत की गई और शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए। दूसरी जानिब रहीम यार खान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए फ़ौज मैदान में आ गई। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए पाक फ़ौज ने रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हमरा शहर भर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू समेत दीगर इदारे शामिल हैं। SOPs पर अमल दरामद की आगाही के लिए शहरियों में मास्क भी तकसीम किए गए, जबकि खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों और शहरियों को तनबीह की गई। जी बिल्कुल, देखिए इंतजामिया की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं ताकि आवाम को सस्ती और मियारी अशिया फराहम कर सकें। और बेशतर ऐसे रमज़ान बाज़ार हैं जहाँ पर हमने देखा कि अशिया की फरहमी को काफ़ी हद तक अभी यकीनी नहीं बनाया गया, मगर जिस जगह मौजूद है ये संत नगर का बाज़ार है, यहाँ पर हालात काफ़ी बेहतर हैं। आप मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर चीनी के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं और चीनी के लिए जो है यहाँ पर पहले टोकन लेना पड़ता है, फिर उसके बाद निशान भी जो है वो लगाया जाता है। मगर हालात कदरे बेहतर हैं और SOPs का ख्याल भी रखा जा रहा है, मगर इंतजामी की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरियों को चीनी जो फराहम तो की जा रही है, मगर शहरियों की शिकायत काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। वो कहते हैं कि इनको चीनी जो है सिर्फ 2 किलो दी जा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है 2 किलो चीनी लेने के लिए। और साथ ही इंतजामिया का ये कहना है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी आ जाएगी और ये कभी इम्कान है कि 2 किलो जो चीनी दी जा रही है इसको जो मज़ीद बढ़ाया भी जा सकता है। जी, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जारी है। सस्ती चीज़ें लेने के लिए रमज़ान बाज़ारों में रश कम ना हो सका है। लाहौर में मज़ीद क्या सूरत हाल है, इसी बारे में जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं शादमान मार्केट में, रमज़ान बाज़ार में, जहाँ पे लोग जो है ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। लेकिन लोगों को कौन कौन सी सहूलियात जो है वो फ्राहम की जा रही हैं और लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना, यहाँ पर क्वालिटी यहाँ पे किस तरह की है। हमारे साथ यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं कि यहाँ पर रमज़ान बाज़ार की क्या क्या सहूलियात उन्हें मैसर है और किन किन मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। जी बताइएगा, यहाँ पर सारी फैसिलिटेशंस जो है वो किस तरह से प्रोवाइड की जा रही हैं? तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो बेहतरीन इंतज़ाम है, रेट्स भी काफ़ी बेहतर हैं। बस सिर्फ चीनी का जो इशू है वो मेरा ख्याल है बेहतर तरीके से अगर मैनेज किया जाता तो वो ज़्यादा बेटर था। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि शहरियों का कहना है कि चीनी की लाइन में रोज़ेदारों का लगना और उसके बाद जाके चीनी के सिर्फ 2 पैकेट मिलना काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है इनका स्पेंड हो जाता है इसी में। अगर इसके बारे में भी कोई इक़दाम उठा लिए जाए तो रमज़ान बाज़ार जो है आवाम को बहुत सहूलत जो है वो फ्राहम कर रहा है। जी, पेशावर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। रमज़ान के साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। शहर में सेब 200 रुपये और अमरूद 180 रुपये फ़ी किलो मिल रहा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल रहमान, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, पेशावर में भी महंगाई का जीना बेकाबू है और दीगर अशियाई खुर्दनोश के साथ फलों की कीमतों में भी इजाफा जारी है। आज की अगर रेट की बात की जाए तो 200 रुपये फ़ी किलो जो है वो सेब की कीमत है। अमरूद जो है 180 रुपये फ़ी किलो है। खरबूजा जो है वो 80 रुपये फ़ी किलो है। इसके अलावा केला, जिनका इस्तेमाल भी रमज़ान में ज़्यादा होता है, वो 160 रुपये फ़ी दर्जन जो है मिल रहा है। और जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये सरकारी जो रेट है उसमें ये कीमतें दर्ज है। जो फलों की दुकान है वहाँ पर बेशतर के साथ सरकारी जो नरखनामा है वो नहीं होता, अगर होता भी है वो इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे और दुगनी कीमत पर जो फल है वो बेच रहे हैं, जिसकी वजह से जो गरीब तबका है उसके साथ साथ जो मुतवस्सित तबका है उनके लिए भी फल ख़रीदना मुश्किल हो रहा है। जो शहरी है हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो महंगाई है इसमें कमी लाई जाए, ख़ासकर जो फल है उनकी कीमतें जो है वो कम की जाए। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस का ख्याल रखा जाए ताकि दुकानदार जो है वो मनमानी भी न करे और जो गरीब लोग हैं वो रमज़ान में फलों के ख़रीदने के काबिल भी हो जाए। जी, उधर कराची में मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरी क्या खाएं और पैसे कैसे बचाएं। अचानक मुर्गी का गोश्त फ़ी किलो 380 रुपये से 460 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं शारका कमाल। जी शारका। बिल्कुल, कराची में मुर्गी गोश्त की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। जो रिटेलर की जो प्राइस की हम बात करें तो दुकानों पे 460 रुपये किलो गोश्त फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है उसमें जो रेट दिया हुआ है वो 214 रुपये मुकर्रर है।
जबकि जो दुकानों पर है वो 460 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि कई सालों से रेट लिस्ट रही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, जबकि पीछे से उन्हें मुसलसल माल महंगा मिल रहा है, जिस पर वो भी महंगा बेचने मजबूर होने में कोई खास मुनाफा नहीं हो रहा, 10-20 रुपये का कोई मुनाफा होता है। इसके अलावा जो शहरी उनका कहना है कि गाय बकरे का गोश्त वो पहले भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब मुर्गी की गोश्त की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो मुर्गी का गोश्त भी अफोर्ड नहीं कर सकते। शहरी कहते हैं कि हम क्या खाएँ, ना हमारे पास ना दालें इतनी महंगी हैं, सब्जियाँ इतनी महंगी हैं, गाय बकरे का गोश्त तो इतना महंगा है ही, मुर्गी का गोश्त भी इतना महंगा कर दिया गया कि वो भी उनकी पहुंच से दूर हो चुका है। तो शहरों का यही कहना है कमिश्नर कराची या तो इस पर कोई एक्शन ले या फिर रेट लिस्ट जो उनकी है उस पर अमल दरामद करवाने के लिए ऐसे इकदाम करें कि जो रेट लिस्ट पर जो कीमत मुकर्रर है उसी कीमत पर फ़रोख्त किया जाए और ताकि वो मुर्गी का गोश्त खरीद सकें, उनकी पहुँच में आ सके, क्योंकि इस वक्त जो गोश्त की कीमतें हैं वो गरीब आदमी या मुतवसत तबका जो उसे खरीदने की इस्ताकत नहीं रखता। जी। कराची में तहरीक इंसाफ के MNA असलम खान और मोबाइल मार्केट के दुकानदारों का झगड़ा थाने जा पहुंचा। फरीकैन मुकदमा दर्ज कराने पर प्रेडी थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने असलम खान की मुद्दइयत में दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मोबाइल की लेन देन का तनाज़ा तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली असलम खान बेटे और गार्ड के हमरा सदर मोबाइल मार्केट पहुंच गए। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। फुटेज में असलम खान और उनके बेटे को दुकानदार से बातचीत करते देखा जा सकता है। बातचीत के दौरान अचानक दोनों फरीकैन गुत्थम गुत्था हो गए। रुकने असम्बली के गार्ड ने बंदूकें तान ली। असलम खान कहते हैं दुकानदार ने मेरे बेटे के साथ फ्रॉड किया, रकम की वापसी का तकाजा किया तो हम पर तशद्दुद शुरू कर दिया। मेरे बेटा जो इंग्लैंड में रहता है वो यहाँ आया हुआ है पाकिस्तान, वो मोबाइल मार्केट में गया अपना फ़ोन लेने के लिए, तो फ़ोन ख़रीदा उसने 3 दिन पहले और उस फ़ोन के बाद वो फ़ोन ख़राब दिया उसने और ये बोल के दिया कि ये PT अप्रूव है, वो PT अप्रूव नहीं था, फ़ोन बंद हो गया। उसको मैंने कहा कि भाई आप अपना फ़ोन वापस दे दो और पैसे रिफ़ंड कर दो। तो उसी बातों में जनाब उसने मुझे गाली दी। गाली देने के बाद वो मामला बढ़ गया आगे। एक MNA को उसकी फैमिली को तकरीबन 70 से 80 लोगों ने वहाँ पर मारा और मार के लोग एंजॉय कर रहे थे कि मारो। वाक़े के बाद रुकने कौमी असम्बली असलम खान और सदर मोबाइल मार्केट के दुकानदार मुकदमा दर्ज करवाने प्रीडी थाने पहुंचे। पुलिस का कहना है कि फरीकैन के बयानात ले रहे हैं, तफ्तीश जारी है। कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार के करीब रिहायशी इमारत में फूड डिलीवरी देने के लिए जाने वाला नौजवान लिफ्ट में दबकर जिंदगी से हाथ धो बैठा। जाबाग नौजवान की शनाख्त नवीद सईद के नाम से हुई है। मुतवक्किल अफ्तार के वक्त रिहायशी इमारत में डिलीवरी देने के लिए आया था। इसी बारे में मज़ीद आपको बताएं कि फूड डिलीवरी बॉय की लाश को लिफ्ट से निकालने के लिए उसके साथी का कहना है कि काफ़ी देर तक रब्ता ना हुआ। फ़ोन नंबर ट्रेस किया तो इमारत में ही मौजूदगी ज़ाहिर हुई। नवीद की लाश को लिफ्ट से निकाल कर जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। मेहनत कश नौजवान कोरंगी का रिहायशी और ताल्लुक भावलपुर से था। इमारत की CCTV कैमरे की फुटेज जी न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुतवफ़ी नौजवान को लिफ्ट की जानिब जाते हुए देखा जा सकता है। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो अगर इमरान खान साहब किस दुनिया में रहते हैं ये वही बता सकते हैं, लेकिन जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं वहाँ पर तो हर पाकिस्तानी परेशान है। तो ये मुल्क के हालात जब हों, पार्लियामान को आप देख लें कि पार्लियामान में क्या हालत है, वहाँ पर कोई अवाम की बात जो है वो नहीं हो सकती। आज तक न हुई है और ना ही उम्मीद है कि कोई बात होगी। कश्मीर के मसले पर हर रोज़ मुख्तलिफ बयानात आते हैं। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि एक मसला जिस पर सारा मुल्क मुत्तफिक था, कोई दो राय ना हुआ करती थी, आज वो मुल्क का सबसे मुतनाज़ा मसला बन चुका है। तो इन हालात में क्या होगा, कौन से फोरम पर ये मामला डिस्कस हो सकते हैं, इसका भी इल्म किसी को नहीं है। एक ज़माने में पार्लियामान में फोरम होता था जहाँ पर मुल्की मामलात को डिस्कस किया जाता था और एक मुल्की मौक़िफ़ बनाकर हम दुनिया के सामने जा सकते थे। आज वो मामला भी ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज हर पाकिस्तानी यही सवाल करता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क का होगा क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मुल्क की तरक्की कैसे होगी, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी। इसके कोई जवाब ना हुकूमत के पास है ना किसी और के पास है। सर, आर्मी चीफ से सीनियर एंकर्स ने मुलाकात की तो पंजाब हुकूमत खासतौर पर ज़्यादा पंजाब की तब्दीली के बारे में बड़ी बातें की गई सोशल मीडिया पे भी और
इन मुलाकातों में भी। तो क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को आपकी तरफ भी देखना चाहिए जिस तरफ मुल्क तबाही का शिकार हो चुका है? शामिल करेंगे दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ग्रुप की वजीर आजम से मुलाकात की दरख्वास्त कबूल कर ली गई है। जराये के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप आज वजीर आजम से मुलाकात करेगा। मुलाकात में 33 अरकान पार्लियामेंट शामिल होंगे। जराये का यह भी कहना है कि अरकान असम्बली जहांगीर तरीन केस पर वजीर आजम को हकाइक से आगाह करेंगे। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मुस्तफ़ा कमाल पर लफ्जी गोलाबारी कर दी। कहा बल्दिया में तरक्याती काम MQM ने कराए। एक साहब कह रहे थे उन्होंने काम कराए थे। उनका कहना था कि उनका मुकाबला 2 बड़ी जमातों से है, किसी पिद्दी जमात से नहीं। सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना था कि जिन पर करप्शन की इंक्वायरी चल रही है वो इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुक्मरानी करके सिंध को खंडर बना दिया कि यहाँ एक मौजू ये कहते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान में कराची में मैंने बहुत काम किया है और ख़ास तौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बल्दिया में मैंने बहुत काम किया है। मैं रात रात जागा हूँ, 300 अरब रुपया मैंने खर्च किया है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की आवाम को भी और ख़ास तौर पे कराची की आवाम को कि भाई वो MQM के कारनामे थे, मैं के कारनामे नहीं थे। 18 टाउन नाजिम थे जिन्होंने काम किया था। के ऊपर नैब की अरबों रुपए की इंक्वायरियां चल रही हैं। अभी लेटर निकले हैं, वो उसके घर की खवातीन के ऊपर भी अरबों रुपए की इंक्वायरियां चल रही हैं। जिनके ऊपर अरबों रुपए की इंक्वायरियां चल रही हो वो आ रहे हैं बल्दिया टाउन का हक दिलाने के लिए। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ करप्शन से मुतालिक रेफरेंस की समाअत आज होगी। गुज़िश्ता समाअत पर रेफरेंस के गवाह इश्तियाक शाह अदालत के बायस अदालत में पेश ना हो सके, जिस पर मुल्ज़िमान ने वकला के गवाहान से बयान से कबल तफ्तीशी अफसर के बयान पर जरा करने से इनकार कर दिया था। जबकि अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने पर की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली थी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कराची एहतसाब अदालत में डॉक्टर आसिम के खिलाफ करप्शन केस की समाअत हमें अपडेट करेंगे नज़ीर मेमन। नज़ीर आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची की एहतसाब अदालत में जो है साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन और जो दिगर के खिलाफ जो करप्शन से मुतल्लिक़ जो वो कुछ ही देर में रेफरेंस की समाअत जो वो शुरू होने वाली है। डॉक्टर आसिम और जो दिगर मुल्ज़िमान हैं वो अदालत में पेश होंगे, जबकि जो गुज़श्ता समाअत पर जो गवाह इश्तियाक हुसैन था जो वो शदीद बीमार है, उसकी वजह से वो पेश नहीं हो सका था। नेब ने जो प्रोसिक्यूटर ने जो अदालत को आगाह किया था उस पर जो अदालत ने जो है गवाह का जो नज़ीर मेमन तफसीलात बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कोयटा में कस्टम्स ने लखपास और बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर पर मुनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। कार्रवाई में 10 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान भी बरामद कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं बुशरा कमर से। बुशरा बताइएगा, स्मगलिंग में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? जी, रखने के करीब जो है वो कस्टम ने कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए का गैर मुल्की सामान बरामद किया है। जो सामान बरामद किया गया है इनमें जो है वो ईरानी खुराकी मवाद शामिल है, जिसमें केक, टॉफियाँ, चॉकलेट, दूध, जूस और प्लास्टिक के शॉपर शामिल हैं। जबकि एक ट्रक से जो है वो छालियां बरामद की गई हैं। छालियां जो है वो लहसुन के पार्सल में छुपाई गई थी। इन तमाम सामान की लागत जो है वो 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान जो है वो 2 ट्रक जो है उन्हें कब्जे में लिया गया है, जबकि उस ट्रक के मालकान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। और आपको बताएं कि भारत में ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 1600 गुना ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त होने लगा है। भारत एक सिलेंडर की कीमत $1300 देने पर मजबूर हो गया है। 24 घंटों में 2812 भारतीय मारे गए हैं। 3,52,000 से ज़ायद रिकॉर्ड तादाद में भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। भारत में कोरोना से मर रहे भारतीयों की हालत मजीद अबतर हो गई। ऑक्सीजन का एक सिलेंडर 1-2 नहीं बल्कि 1600 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त होने लगा। अपने प्यारों को मरने से बचाने के लिए भारतीय एक सिलेंडर $1300 में खरीदने पर मजबूर हो गए।
24 घंटों में भारत में 2,800 भारतीय मारे गए। 3,52,000 से जायद की रिकॉर्ड तादाद में भारतीय कोरोना वायरस का शिकार हो गए। Government is a literal failure. A person cannot live here in Delhi. A person cannot even die peacefully in Delhi. शमशान घाट में इस कदर अर्थियां लाई जा चुकी हैं, जिन्हें जलाने के लिए लकड़ियां भी नापैद हो गई हैं। कोरोना के हाथों 24 घंटों में 347 अफराद की मौत पर तुर्की में कोहराम मच गया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने 29 अप्रैल से 17 मई तक पूरे तुर्की में लॉकडाउन लगाने का हुक्म दे दिया। लॉकडाउन के दौरान इंतहाई अहम हुकूमती इदारों के अलावा तमाम सरकारी और निजी इदारे बंद रहेंगे। तुर्की की हुकूमत ने 3 घंटे के तवील इजलास के बाद मुल्क में सख्त इकदाम के हवाले से फैसला किया है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,000 से जायद नए केसेस ने तुर्की में कोरोना की सूरत हाल को खतरनाक बना दिया है। GTV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।